भाई थोड़ा गैप रख के ठहरो ना, इसके ऊपर गिर जा रहे हो। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सीमांचल के गयूर नौजवान साथियों, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष सदर मेरे भाई मोहतरम अख्तर अली वान साहब, रुकन असम्बली मोहतरम जनाब तौसीफ आलम साहब, मोहतरम जनाब आदिल हुसैन साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मिले मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा और जनाब आफ्ताब आलम साहब जो बिहार मजलिस के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे जो भी बीमार हैं, ताकि वो हमारे साथ दोबारा इस मुहिम में शामिल होकर मजलिस की कामयाबी और मजलिस के कारवां को लेकर आगे बढ़े। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे इज़्ज़तदार दोस्तों, यही तारीख़ी मैदान में 2015 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे पहला जलसा सीमांचल की सरजमीन पर इसी ग्राउंड पर मुनक़्क़द किया गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये जलसा हो रहा था, इस ग्राउंड में, इस मैदान में पूरा पानी भरा हुआ था और बहुत से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, खुद से आए थे और इस मैदान में पानी की मौजूदगी के बावजूद भी वो बड़े इत्मीनान और आराम से ठहर कर MIM पार्टी के जलसे को उन्होंने कामयाब किया। मैंने इस मैदान में खड़े होकर कहा था कि मजलिस सीमांचल की सरजमीन पर आई है, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हम अपना झंडा यहाँ पर लगाएंगे और कभी भी हम मुड़कर नहीं देखेंगे, ना हम इस सरजमीन को छोड़कर जाएंगे। मैंने बार बार आपको ये बात कहा है कि मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ, मजलिस यहाँ पर आई है ताकि यहाँ पर सीमांचल की आवाम से इंसाफ हो सके और हमारा मानना यह है कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल उस वक्त अच्छा होगा, हमारे बुजुर्ग और हमारी माँ और बहनों की आंखों से आंसू उस वक्त रुकेंगे जब यहाँ के नौजवानों को हम एक सही राह पर लेकर जाएंगे। और उस वक्त भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, याद रखिए मेरी इस बात को, जब तक आप अपने हाथों से, अपने आंसुओं से, अपनी दुआओं से, अपने खून पसीने से आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके ख्वाब मुकम्मल नहीं होने वाले हैं। हमारे ख्वाब उसी वक्त मुकम्मल हो सकते हैं जब हम अपनी एक लीडरशिप को बनाएंगे। याद रखिए, बिहार प्रदेश की एक तल्ख हकीकत है, वो हकीकत यह है कि हर समाज का उनका एक नेता है और अगर आप अपने नेता को बनाएंगे तो कोई नेता आसमान से आने वाला नहीं है, कोई नेता जमीन से निकलने वाला नहीं है। आप ही के दरमियान से आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। यकीनन मैं आपसे इस बात का, आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का इकरार करता हूं कि 5 साल पहले हम तमाम ने बड़ी मेहनतें की, काबिशें की, कुर्बानियां दी और हमको कामयाबी मिली। 5 विधायक हमारे कामयाब हुए, मगर बड़े अफसोस की बात है कि 4 उसमें से गद्दार निकले, अपना ईमान और अपना ज़मीर बेचकर वो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम के पीठ पे खंजर घोंपा। मगर वो लोग ये भूल गए कि हम अभी भी अपना बीज बो रहे हैं सरजमीन पर और इंशाअल्लाह ताला वो बीज, उससे एक नई फसल तैयार होगी जो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम दोबारा अपने विधायक को कामयाब करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो लीडरशिप और नेता बनाने का काम शुरू किया है वो हमको कामयाबी हर मरहले पर मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस इंसाफ यात्रा का हिस्सा आप जो बने हैं,
4 दिन का हमारा प्रोग्राम है। सीमांचल के मुख्तलिफ ज़िले में हम जा रहे हैं। मुख्तलिफ विधानसभा में जाकर हम अपनी बात को रख रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम पहले से ज्यादा ताकत से इस चुनाव में मुकाबला करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं एक बात आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जब कभी भी ओवैसी सीमांचल को आता है तो एक हमारे जो मुखालिफ हैं, जो नहीं चाहते कि सीमांचल से इंसाफ हो, जो नहीं चाहते कि सीमांचल का नौजवान नेता बनकर उनकी आंख में आंख डालकर इंसाफ का मुतालबा कर सके, जो ये ताकतें नहीं चाहती कि हमेशा हमारी माँ और हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू रहे, वो एक ही इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस आएगी तो वोट कटेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और आप इस सच्चाई को जानते भी हैं, कि बीजेपी कई मर्तबा कामयाब हो गई। इसकी कामयाबी के पीछे किसका रोल रहा है? कौन बीजेपी को रोक नहीं पा रहा? पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मजलिस ने कितने पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ा? आखिर कैसे तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए? जब मैं सवाल पूछता हूं तो इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। चलिए, अब हमने अख्तर उल ईमान साहब ने राजद के जिम्मेदारों को, जनाब लालू प्रसाद यादव को 2 खत लिखकर कहा कि आइए हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफदेह बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों, उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं 2-2 खत अख्तर उल ईमान साहब ने लिखे। फिर एक यहां पर लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखा और अख्तर उल ईमान ने लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बीजेपी को रोकिए, फिरका परस्ती को खत्म करिए और सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान में जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, ताकि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों को इंसाफ मिल सके। सिर्फ यही बात MIM पार्टी की तरफ से जनाब अख्तर उल ईमान ने लिख दी है। अब ये आपको देखना है, ये दुनिया देखेगी कि जो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगाते थे और जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी आपको खत लिखने की, तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, जिसमें हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे मुखालिफिन भी है, ये खत हमने ताकत की बुनियाद पर लिखा है, कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा है। और अगर कोई लोग हमारे खत लिखने को समझ रहे हैं कि आपने 5 सीट जीते थे, आज आपने खत क्यों लिखा? मेरे भाई, ताकत की बुनियाद पर सीमांचल की आवाम पर हमको पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की जनता देखेगी, बिहार की जनता देखेगी, और ये टीवी के चैनल में बैठकर ये बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो बात करते MIM खड़े हो गई तो वोट कटता है। हमारी वजह से वोट नहीं कटता है, तुम्हारा वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ चुका है, इसलिए मोदी कामयाब हो रहा है। हमारा रिकॉर्ड सामने है। मैं बता रहा हूं आपको, 2004 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने फजल और करम से मुझे पहली मर्तबा भारत की संसद में भेजा। आज 2025 है, 21 साल हो गए। कोई एक बता दो पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर किसी बीजेपी जब सरकार में थी, सरकार में आज भी है 2014 से 2025 तक, मैंने कहां पर बीजेपी का साथ दिया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, मैंने उस बिल को फाड़ दिया। ट्रिपल तलाक का 3 मर्तबा बिल लाया गया, हमने मुखालिफत में वोट दिया।
यूएपीए का कानून अमित शाह लेकर आए, किस पार्टी ने उसकी तायीद की? पूछो इन लोगों से जो हम पर इल्जाम लगाते। क्या कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए के कानून की तरमीम की तायीद नहीं की थी? आज उसी कानून के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में 6-6 साल से हमारे नौजवान बेटे और बेटियां सड़ रही हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अपनी ताकत की बुनियाद पर यह खत लिखा है। कमजोरी इसमें कभी थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उस पर तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में बेदारी पैदा हो गई। तीसरा वो बोलते हैं लीडरशिप कहां बनेगी? मेरे भाई, जब किसान जमीन में बीज बोता है तो आसमान की तरफ देखकर दुआ करता है कि रब्बे कायनात, मैं तेरी इस बनाई हुई जमीन पर इस बीज को बो रहा हूं, तू करम फरमा दे ताकि इस बीज से फसल पैदा हो जाए। यही दुआ असदुद्दीन ओवैसी 2015 से कर रहा, जिंदगी भर करता रहेगा। हम यहां पर आपकी लीडरशिप को ठहराएंगे। बहुत अरसा गुजर चुका, 1950 से करीब 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद राजद की सरकार 15 साल रही, अब नीतीश कुमार को 20 साल, 21 साल हो चुके हैं। बताइए आपकी आवाज कहां पर है? आपकी आवाज कहीं पर नहीं हुई, आपकी आवाज को उठने नहीं दिया जाता। इसीलिए आज अगर ओवैसी से दुश्मनी है तो इनको दुश्मनी सिर्फ इस बात से है कि कौन है यह शख्स जो इनको बेदार कर रहा है और इनके हक को मनवाने के लिए इनको नेता बनाने की बात कर रहा है। इनको हमसे दुश्मनी सिर्फ इसीलिए है कि इनकी जबान से लफ्ज सीमांचल नहीं निकलता था। मजलिस ने जब सीमांचल बोलना शुरू किया तो ये सब तोते की तरह सीमांचल सीमांचल बोलना शुरू कर दिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इन बातों को जहन नशीन कर लीजिए कि ये आएंगे फिर से। हम तो आज भी कह रहे हैं कि बात कर लो हमसे, तुम बात कर लो हमसे। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार बने। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए। तेलंगाना में जाकर देखिए, पूछिए वहां के कांग्रेस के नेताओं से कि मजलिस ने क्या रोल अदा किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। किसी के मदरसे को अगर बर्बाद किया जा रहा है तो मेरे मदरसे को बर्बाद किया जा रहा है। मेरे हमनवा या मुझसे जबानी मोहब्बत करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती। याद रखिए, वक्फ का कानून जो बीजेपी ने बनाया, दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने आपकी तरफ से, मजलिस की तरफ से खड़े होकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को खत्म करके रख दिया जाए। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हजरात को मेंबर बनाकर हमारी जायदादों को डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर उसको खत्म करके रख दिया जाए।
एएसआई के नाम पर जो हमारी जायदाद वक्फ की है उसको हमसे छीन लिया गया। लिमिटेशन का कानून लगाकर जो वक्फ की जायदाद पर जो चोर हजरात काबिज है उनको मालिक बनाया जाए, इस कानून को भी हमको याद रखना है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे एक ही अपील कर रहे हैं कि मजलिस आपकी जमात है, मजलिस पार्टी को आप कामयाब करिए। ये किशनगंज में वार्ड 31, वार्ड 32 और वार्ड 33 में जब कभी भी बारिश होती, यहां पर उन तीनों वार्डों में बारिश आ जाती है, घर में पानी आ जाता है। यहां पर 1-2 किलोमीटर की रोड का काम भी होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो काम भी रुकेगा। और जो लोग हमको गाली देते हैं, अरे किशनगंज शहर में ये जो टुक टुक ऑटो चलता है उस पर ट्रैफिक पुलिस जुल्म कर रही है, उसको तो रुका दो कम से कम। हमको गाली देने से बेहतर है कि तुम गरीबों की तो बात करो। मगर आज आप जान लीजिए कि अवामी मसलों पर बात नहीं होगी, इंसाफ की बात नहीं होगी। ये सिर्फ यही आकर कहेंगे इंसाफ बाद में होगा, तुम जुल्म को सहते रहो, पहले हमको नेता बना दो, पहले हमको मुख्यमंत्री बना दो, ताकि हमारी खानदान में जितने लोग हैं, जितनी नस्लें हैं, वो कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये इलेक्शन आपका है, ये इलेक्शन ओवैसी का नहीं है। ये आपको इंसाफ की लड़ाई लड़ना है। हम आपके दरमियान में थे और रहेंगे। और जो लोग कह रहे थे कि मजलिस का एक ही विधायक बच गया बिहार में, अरे बिहार की ऐवान असेंबली का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। अख्तर अली ईमान को ये 4 बेईमान छोड़कर भाग गए। मगर याद रखो, ये एक शेर की तरह बिहार के असेंबली में आपकी आवाज बनकर इन तमाम लोगों से आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। ये अख्तर अली ईमान बहैसियत रुकन असेंबली, बहैसियत बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के अख्तर अली ईमान ने हर समाज के ताल्लुक से सवालात किए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप MIM पार्टी को मजबूत करिए और इस इंसाफ यात्रा को आप दुआ करिए कि अल्लाह इसको कामयाब और कामरान करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।